नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क इस समय पढ़ रहे हैं। हम लोग प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर नेटवर्क की दूसरी यूनिट पे चल रहे हैं, जो कि डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको जब हम फर्स्ट यूनिट बता रहे थे उसमें मैंने आपको OSI मॉडल के बारे में बताया था और ये बताया था कि किस तरीके से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र होता है तो उसमें OSI लेयर के अकॉर्डिंग ही डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होता है। OSI लेयर में 7 लेयर होती हैं, जिसमें से आपकी पहली लेयर है फिजिकल लेयर। मैं एक सेकेंड, पहली लेयर है आपकी फिजिकल लेयर, दूसरी है आपकी डाटा लिंक लेयर, तीसरी है आपकी नेटवर्क लेयर, चौथी है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है आपकी सेशन लेयर, फिर है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और फिर है आपकी एप्लीकेशन लेयर। हम देख रहे हैं, हमने बताया था कि किस तरीके से एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर है, लेकिन जो हम स्टार्ट करते हैं उसमें पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है, दूसरी लेयर डाटा लिंक लेयर होती है, तीसरी लेयर आपकी नेटवर्क लेयर होती है, चौथी लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, पांचवी लेयर आपकी सेशन लेयर होती है, छठवीं लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है और सातवीं लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। तो डाटा इस हिसाब से फ़्लो करता है, यानी कि सबसे पहले जो डाटा जो है वो, जैसे कि अगर हम बात करें फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर में क्या था कि हम फिजिकली देखते हैं कि सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं कि नहीं थ्रू द मीडियम। अब वो मीडियम वायरलेस भी होता है, वायर्ड मीडियम भी होता है। दूसरा है आपका डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में 2 सब लेयर्स काम कर रही होती हैं, एक मैक लेयर और एक LLC लेयर। फिजिकल लेयर में डाटा बिट के फॉर्म में होता है। डाटा लिंक लेयर में डाटा बिट को हम फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेटवर्क लेयर में वही डाटा जो है आपका पैकेट के फॉर्म में होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में वही डाटा PDU यानी कि प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के फॉर्म में होता है। सेशन लेयर का काम होता है कि पर्टिकुलर जो लिंक या जो सर्किट बना हुआ है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितने टाइम के लिए है, उसके लिए टाइम अलॉट करना। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का, यानी कि जैसे कि बिट से फ्रेम में, फ्रेम से नेटवर्क पैकेट में, पैकेट से PDU में, तो उनको फिर से दोबारा बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करना और एप्लीकेशन लेयर को डाटा भेजना उस फॉर्म में जिससे कि यूज़र हमारा उसको देख सके, पढ़ सके। मैंने आपको बताया था कि हम यूज़र जिस लेयर के साथ इंटरेक्ट होता है वो लेयर है आपकी एप्लीकेशन लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर पे ही हम जो भी डाटा मिलता है वो हम देखते हैं, उस पर जो भी अप्लाई करना है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन लेयर पे डाटा तब पहुंचता है जब वो इन 5 लेयर को मैनेज कर लेता है, यानी इस 5 लेयर से होके ही वो एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो हम जो OSI मॉडल पढ़ रहे हैं उस OSI मॉडल में पहली यूनिट तो हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें हमने फिजिकली कैसे डाटा को डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस या मीडियम यूज़ होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। जो हमारा दूसरा जो हमारी जो यूनिट चल रही है वो हमारी है तो बच्चों डाटा लिंक लेयर। कौन सी है? डाटा लिंक लेयर।
और मैंने बताया था कि डाटा लिंक लेयर 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका LLC है और दूसरा आपका मैक है, ठीक है ना। LLC का एक अपना काम है, मैक लेयर का एक अपना काम है। LLC का काम क्या था? एरर कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना और फ्रेम बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना। और फ्रेम का साइज़ कुछ 100 या 1000 बाइट्स होता है। मैक का काम था डिवाइसेस को एक्सेस प्रोवाइड करना कि वो पर्टिकुलर लाइन में डाटा को सेंड कर सके और रिसीव कर सके, ठीक है। हमने इसके बाद ये देखा था कि किस तरीके से सेकेंड यूनिट में हम किस तरीके से वायरलेस मीडियम या वायरलेस चैनल को हम नंबर ऑफ़ चैनल में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का यूज़ करके डिवाइड करते हैं और चैनल अलोकेशन का यूज़ करके किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर डाटा को पर्टिकुलर चैनल को अलग अलग नोड्स को असाइन करते हैं, जिसमें से 3 तरीके थे। आपका फिक्स्ड चैनल अलोकेशन, फिक्स्ड चैनल अलोकेशन, डायनेमिक चैनल अलोकेशन और आपका हाइब्रिड चैनल अलोकेशन, ठीक है। उसके बाद से हमने मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में देखा था, जिसमें से हमने CSM देखा था, अलोहा देखा था। CSM हमारा वायरलेस और वायर्ड मीडियम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। वायर्ड के लिए आपका कोलिजन डिटेक्शन का यूज़ करते हैं और वायरलेस के लिए कोलिजन अवॉइडेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें 4-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल का हम यूज़ कर रहे थे। CSM और अलोहा में डिफरेंस इतना था कि CSM में एक टाइम में एक ही सेंडर होता था, लेकिन अलोहा में एक टाइम में मल्टीपल सेंडर होते थे। अलोहा भी 2 पार्ट्स में था, एक आपका प्योर अलोहा, एक आपका स्लॉटेड अलोहा। प्योर अलोहा के कंपैरिजन में स्लॉटेड अलोहा की इफ़िशियंसी मच बेटर थी, यानी जस्ट डबल थी। और देन उसके बाद से हम लोग एरर कंट्रोल टेक्निक्स पे आए थे, ठीक है। और एरर कंट्रोल टेक्निक्स में हमने देखा कि हमारा जो एरर कंट्रोल है वो 2 तरीके से मैनेज होता है। एक आपका होता है एरर डिटेक्शन और एक आपका होता है एरर करेक्शन, ठीक है। एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। मैंने आपको प्रीवियस में ये बताया था कि जो हमारा एरर डिटेक्शन टेक्निक है, इसका काम क्या है कि ये जो हमारा डाटा है जो कि सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा गया है, उस फ्रेम में कोई एरर है कि नहीं है उसको फाइंड करना एरर डिटेक्शन का काम है। केवल यही फाइंड करना कि एरर है कि नहीं है, ये काम एरर डिटेक्शन का है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कितने बिट का एरर है या किस लोकेशन पे एरर है, तो इसका एरर डिटेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। ये सब हम एरर करेक्शन में देखते हैं, यानी कि एक बार जब एरर को फाइंड कर लिया जाए, मतलब एक बार ये श्योर हो जाता है कि जो पर्टिकुलर फ्रेम सेंडर ने सेंड किया है उसमें अगर एरर है तो कितने बिट का एरर है और किस लोकेशन पे एरर है, ये हम एरर करेक्शन टेक्निक्स में देखते हैं, ठीक है बच्चों। दोस्तों, एरर डिटेक्शन टेक्निक, जब हम लोगों ने एरर डिटेक्शन टेक्निक के बारे में देखा था तो वहाँ पे 3 तरीके के एरर हमारे सामने आए थे। कितने टाइप के? 3 तरीके के एरर हमने देखे थे। पहला था आपका पैरिटी चेक, दूसरा था आपका एरर डिटेक्शन टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को हम लोगों ने देखा था। एक था आपका जो है पैरिटी चेक। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, एक था आपका पैरिटी चेक, दूसरा था आपका चेकसम और तीसरा था दोस्तों आपका CRC, यानी कि कोड रिडंडेंसी चेक। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इन 3 टेक्निक का यूज़ करके हम एरर को डिटेक्ट करते थे, जिसमें से अगर हम पैरिटी चेक की बात करें
पैरिटी चेक की बात करें तो पैरिटी चेक में क्या होता था कि हम इवन और दो पैरिटी एडिशनल बिट को ऐड करते थे। इवन पैरिटी होती थी तो हम 0 एडिशनल बिट ऐड करते थे, और अगर ऑड पैरिटी होती थी तो हम 1 बिट पैरिटी बिट को ऐड करते थे। और अगर सेंडर सेंड कर रहा है इवन पैरिटी है तो रिसीवर साइड पे भी अगर इवन पैरिटी होती थी तो मतलब डाटा करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। इसी तरीके से अगर रिसीवर अगर डाटा सेंड कर रहा है और अगर सेंडर जो है इवन ऑड पैरिटी भेज रहा था और रिसीवर जब उसको कैलकुलेट कर रहा था और वहाँ पे अगर रिसीवर साइड में अगर ऑड पैरिटी नहीं होती थी तो इसका मतलब डाटा इनकरेक्ट है। और अगर ऑड पैरिटी होती थी नंबर ऑफ 1 बिट्स की, जो 1 बिट से थे, उस 1 बिट में अगर वो इवन पैरिटी में ऑड पैरिटी में होते थे तो इसका मतलब हमारा डाटा करेक्ट था। लेकिन हमने ये भी देखा था कि पैरिटी चेक जो है वो केवल सिंगल बिट एरर के लिए ही यूज़ किया जा रहा था। मल्टीपल के लिए हम एडवांस पैरिटी चेक यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम अलग अलग एडवांस पैरिटी चेक यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग जैसे कि 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे थे। और जो एडवांस पैरिटी चेक था वो नंबर ऑफ़ 3 बिट एरर को फाइंड कर पा रहा था, लेकिन 4 बिट एरर होने पे वो उसको फाइंड नहीं कर पा रहा था। उसके बाद से दोस्तों हमने जो दूसरी टेक्निक देखी थी वो है हमारा चेकसम। चेकसम भी 3 तरीके से हम चेकसम के थ्रू एरर को डिटेक्ट कर रहे थे। इसमें था एक पॉजिटिव चेकसम, एक निगेटिव चेकसम और एक वंस कॉम्प्लीमेंट। पॉजिटिव चेकसम के केस में क्या होता था कि हम डाटा को ऐड करके उसका चेकसम बना के रिसीवर एंड पे भेजते थे डाटा के साथ। रिसीवर डाटा के थ्रू फिर से चेकसम को कैलकुलेट करता था, और अगर पहला सेंडर का चेकसम और रिसीवर का चेकसम दोनों इक्वल हो जाते थे तो मतलब डाटा करेक्ट था, उसमें एरर नहीं था। और अगर वो इक्वल नहीं होते थे तो इसका मतलब हमारा डाटा इनकरेक्ट था। वहीं अगर हम निगेटिव चेकसम की बात करें तो इसमें क्या होता था कि पर्टिकुलर जो डाटा है, जो निगेटिव चेकसम की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर हम निगेटिव चेकसम की बात करें तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो पर्टिकुलर हमारा डाटा है वो हम चेकसम को ऐड करके उसको माइनस साइन के साथ रिसीवर के एंड पे भेजते थे। रिसीवर चेकसम को कैलकुलेट करता था, और कैलकुलेट करने के बाद वो जो सेंडर ने निगेटिव चेकसम भेजा था उसके साथ वो उसको ऐड कर रहा था, और वो अगर वो 0 हो जा रहा था तो इसका मतलब डाटा हमारा करेक्ट था। वहीं चेकसम की जो तीसरी टेक्निक थी उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो है हम वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते थे। यानी कि जो चेकसम था उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। वो अगर 6 बिट का होता था, चूँकि चेकसम हमारा 4 ही बिट जनरली होता है, तो हम 6 बिट को 4 बिट में कन्वर्ट करते थे, उसका इन्वर्स निकालते थे, और उसके बाद से उसको फिर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, और उसी को चेकसम मान के हम रिसीवर एंड पे सेंड करते थे। रिसीवर क्या करता था कि चेकसम के साथ डाटा को ऐड करता था, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता था, और उसके बाद से फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जब वो उसको 6 बिट से 4 बिट में कन्वर्ट करता था, और उसके बाद से जब वो इनका इन्वर्स निकालता था और वो इन्वर्स 0 हो जाता था तो इसका मतलब हमारा डाटा करेक्ट था, अदरवाइज़ वो इनकरेक्ट था। और जो हमने तीसरी टेक्निक देखी वो तीसरी टेक्निक क्या थी? CRC, यानी कोड रिडंडेंसी चेक। इसमें क्या होता था दोस्तों कि हम इसमें जो डाटा होता था उसमें नंबर ऑफ़ 0 बिट को हम ऐड करते थे। नंबर ऑफ़ 0 बिट कितनी ऐड करनी है ये डिवाइज़र के ऊपर होता था। यानी कि डिवाइज़र के ऊपर सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ़ बिट 4 है, तो हम 3 0 बिट डाटा बिट के साथ ऐड कर रहे थे, और उसके बाद उसका हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइज़र के साथ हम उसको डिवाइड कर रहे थे यूजिंग XOR टेबल। और जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हम CRC मान रहे थे, और उस CRC को हम डाटा बिट के साथ ऐड करके रिसीवर एंड पे सेंड कर रहे थे। रिसीवर उस पर्टिकुलर कोड को फिर से सेम डिवाइज़र के साथ, यानी जिससे वो सेंडर ने डिवाइड किया था उसी सेम डिवाइज़र के साथ वो उसको डिवाइड कर रहा था, और डिवाइड करने के बाद जब अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा था तो इसका मतलब था कि हमारा डाटा करेक्ट है, अदरवाइज़ हम ये मान रहे थे कि वो डाटा इनकरेक्ट है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा, सेकेंड यूनिट में
को एरर डिटेक्शन टेक्निक में जो ये 3 टेक्निक थी इसके बारे में देखा है। आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है एरर करेक्शन टेक्निक। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एरर को डिटेक्ट कर लिया गया तो एरर करेक्शन टेक्निक का काम क्या था कि ये फाइंड करना कि पर्टिकुलर डाटा में एरर है कि नहीं है। अगर एरर है तो वो ये फाइंड करता था कि कितने बिट का एरर है और किस लोकेशन पे एरर है ताकि वो उसको रिमूव कर सके। तो आइए अब एरर करेक्शन टेक्निक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि एरर करेक्शन टेक्निक एक्चुअल में है क्या। तो आइए पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं। जैसा कि देखिए इसमें लिखा है कि एरर करेक्शन टेक्निक्स फाइंड आउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स दैट हैव बीन करप्टेड एंड एज वेल एज देयर लोकेशन। ठीक है, इतनी तो हम लोग को बात समझ में आ गई थी कि मैंने कितने नंबर ऑफ बिट का एरर है और किस लोकेशन पे एरर है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो देयर आर 2 प्रिंसिपल वे, यानी 2 तरीके हैं एरर करेक्शन टेक्निक में। एक है आपका बैकवर्ड और दूसरा है आपका फॉरवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड एरर करेक्शन और फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो अगर दोस्तों अगर हम बैकवर्ड एरर करेक्शन की बात करें तो इसको देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है रीट्रांसमिशन। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें रीट्रांसमिशन क्यों लिखा हुआ है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द रिसीवर डिटेक्ट्स एन एरर इन द इनकमिंग फ्रेम इट रिक्वेस्ट द सेंडर टू transmit the frame. It is a relevant simple technique, but it can be efficiently used only where retransmitting is not expensive as in fiber optic and the time for transmission is low relevant to the requirements of the applications. ठीक है, तो डिफिनीशन से तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ कि बैकवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता था कि अगर हमारा सेंडर है और इधर हमारा रिसीवर है, ये हमारा सेंडर और ये हमारा रिसीवर। अब सेंडर ने अगर फ्रेम को सेंड किया, ठीक है, और अगर रिसीवर ने फाइंड किया कि पर्टिकुलर जो फ्रेम सेंडर ने सेंड किया है उसमें एरर है, तो वो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था और वो दोबारा से रिक्वेस्ट करता था सेंडर को कि आप दोबारा से फ्रेम को रीसेंड कीजिए। इसीलिए यहाँ पे रीट्रांसमिशन वर्ड का यूज़ किया गया है। यानी बैकवर्ड एरर करेक्शन को हम रीट्रांसमिशन इसीलिए कहते हैं कि अगर सेंडर ने डाटा को सेंड किया और रिसीवर ने डाटा को रिसीव किया, रिसीवर चेक कर रहा है कि पर्टिकुलर फ्रेम में कोई एरर है कि नहीं है एरर डिटेक्शन टेक्निक के थ्रू, और अगर उसको एरर मिलता है तो वो सीधे उस पर दिमाग न लगा के सीधे सेंडर को कहता है कि काइंडली सेंड मी अगेन द सेम डाटा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ हर जगह पे लागू नहीं होती। ये जो हमारी जो एरर करेक्शन की ये जो रीट्रांसमिशन वाली टेक्निक है ये वहीं पे लागू होती है जहाँ पे रीट्रांसमिशन जो है एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है ना, अगर रीट्रांसमिशन आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी दोबारा को डाटा सेंड करने में, वही डाटा दोबारा सेंड करने में काफ़ी बैंडविड्थ का यूज़ हो रहा है या फिर पॉसिबल नहीं है या कोलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस केस में हम रीट्रांसमिशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे भी हमें ये लगे कि रीट्रांसमिशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा से रीट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर बैकवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों अगर हम वहीं पे अगर हम बात करें फॉरवर्ड एरर करेक्शन की, तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द रिसीवर डिटेक्ट सम एरर in the incoming frame
it execute error correction code that generates the actual frame. This save bandwidth required for retransmission. It is inventable in real-time system. How even if there are too many errors, the frame need to be retransmitted. यानी अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि एरर फॉरवर्ड एरर करेक्शन में क्या होता था कि अगर आपका सेंडर है और अगर आपका एक रिसीवर है, सेंडर रिसीवर, सेंडर ने डाटा को सेंड किया और अगर रिसीवर को लगता है एरर डिटेक्शन टेक्निक के थ्रू कि फ्रेम में एरर है, तो उस केस में वो दोबारा से वो सेंडर को ये नहीं कहता कि आप सेंड कीजिए दोबारा से डाटा। वो क्या करता है कि खुद से जो है वो एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और जब वो खुद से एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है तो उससे वो फाइंड कर लेता है कि कितने बिट का एरर है और किस लोकेशन पे एरर है, और उसको पर्टिकुलर एरर करेक्शन कोड के थ्रू उसको अपने आप से ही सही कर लेता है। ठीक है ना। ये उस जगह पे इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक का यूज़ हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि यहाँ पे रीट्रांसमिशन करना काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो बैंडविड्थ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए हम वहाँ पे फॉरवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है समझने की कि जो हमारा सेंडर और रिसीवर है, तो रिसीवर एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करता है एरर को फाइंड करके रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरर हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक है हमारा सिंगल बिट एरर, एक सेकेंड, एक है हमारा सिंगल बिट एरर, एक है हमारा मल्टीपल बिट एरर, और एक है हमारा ब्रस्ट एरर। तो इन तीनों एरर के केस में, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और ब्रस्ट एरर, इन तीनों एरर के केस में सिंगल बिट अगर एरर है उसके लिए आपका फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक सूटेबल है कि वो कोड एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके एरर को फाइंड करके और रिमूव कर सके। मल्टीपल बिट एरर है तो भी ठीक है कि अगर 2-3 बिट में एरर है तो उसको एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके और जो भी एरर आपकी आ रही है उस एरर को रिमूव कर सके। लेकिन दोस्तों अगर हम ब्रस्ट एरर की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्रस्ट एरर का मतलब होता है कि कॉन्टीन्यूअस एक से ज़्यादा कई सारी बिट्स जो है वो करप्ट हो जाएं। तो ऐसे केस में के लिए ही वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ऐसे के लिए कह रहा है कि एक सेकेंड, हाउ इवन इफ़ देयर आर टू मैनी एरर्स द फ्रेम नीड टू बी रिट्रांसमिटेड। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा एरर है, यानी जो सेंडर ने डाटा सेंड किया है उस सेंडिंग डाटा में अगर एरर की संख्या बहुत ही ज़्यादा है तो उस केस में जो उस केस को हम एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके रिमूव नहीं कर सकते एरर को, तो उसके लिए फिर मजबूरी बन जाती है कि हम सेंडर से कहें कि दोबारा से डाटा को रीसेंड कीजिए। ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमें पता है कि एरर को सेंड करना जहाँ पे रिट्रांसमिट करना जहाँ पे कॉस्टली या एक्सपेंसिव है, वहीं पे हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके, एरर करेक्शन कोड को एग्जीक्यूट करके जब पूरी तरीके से चेक कर लेते हैं और जब एकदम पॉसिबल नहीं होता कि हम एरर को रिमूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे उस केस में हम दोबारा से रीसेंड करवाते हैं डाटा को। ठीक है दोस्तों।
अब अगर हम बात करें फॉरवर्ड एरर करेक्शन की, तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 मेन एरर करेक्शन कोड्स आर। एक है आपका हैमिंग कोड, एक है आपका बाइनरी कन्वेंशनल कोड, एक है आपका रीड स्लोमैन कोड और एक है आपका लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड। ठीक है ना। तो ये 4 कोड हैं जिसका यूज़ करके, यानी ये 4 टेक्निक हैं जिसका यूज़ करके हम एरर करेक्शन का काम करते हैं। जैसा कि हमने देखा था एरर डिटेक्शन में 3 टेक्निक थी। आपका एक पैरिटी चेक था, एक आपका चेकसम था और एक आपका CRC कोड था। उसी तरीके से एरर करेक्शन के लिए भी हम 4 टेक्निक का यूज़ करते हैं। हैमिंग कोड, बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड, रीड स्लोमैन कोड और लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में हैमिंग कोड, केवल हैमिंग कोड के बारे में ही बताया गया है और दिखाया गया है किस तरीके से हैमिंग कोड का यूज़ करके हम एरर को चेक करते हैं। ठीक है ना। बाइनरी कन्वोल्यूशन कोड, रीड स्लोमैन कोड और लो डेंसिटी कोड आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। मैं इसके बारे में हम यहाँ इस यूनिट में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम डिस्कस करेंगे हैमिंग कोड के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि एरर करेक्शन टेक्निक 2 टाइप की हैं और कभी कभी मोस्टली ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कब हम क्या कहते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ करते हैं, कब हम बैकवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कब हम फॉरवर्ड उसका यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड एरर करेक्शन का यूज़ करते हैं, कब हम बैकवर्ड करेक्शन का यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपने जब फॉरवर्ड एरर करेक्शन का जो डिफिनीशन पढ़ा, जैसा कि लिखा हुआ है कि इफ़ द रिसीवर डिटेक्ट सम एरर इन द इनकमिंग फ्रेम it execute error correction code that generate the actual frame. This save bandwidth required for retransmission. It is inevitable in real time system. However, if there are too many errors, the frame need to retransmission. तो जो ये वर्ड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी आपको बता रहा है कि हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन में भी ऐसा नहीं है, हमें मजबूरी पड़ जाने पे हम फॉरवर्ड एरर करेक्शन में भी कहीं ना कहीं रीट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है ना। यानी ये कहने का मतलब, अगर हम ये कहें कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन में हमें रीट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये भी कहना एक तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट एरर का केस होता है या नंबर ऑफ़ एरर काफ़ी ज़्यादा होते हैं किसी भी फ्रेम में, यानी जैसे कि अगर मैं बात कहूँ, थोड़ा समझिएगा इसको, कि अगर ये आपका फ्रेम है 1 2 3 4 5 है, मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है, ये सेंडर साइड में है। और अगर इसी फ्रेम को जब हम रिसीवर साइड पे सेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, तो सपोज कीजिए कि ये 1, ये 0, ये 1, ये 1 और ये 0। तो इस केस में आप देख रहे हैं ये बिट आपकी चेंज हो गई, ये बिट आपकी चेंज हो गई, ये भी बिट आपकी चेंज हो गई और ये भी बिट आपकी चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ़ एरर बिट बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है ना। तो जब जिस केस में नंबर ऑफ़ बिट्स फ्रेम के ज़्यादा कन्वर्ट हो जाते हैं या करप्ट हो जाते हैं, तो उस केस में जो फॉरवर्ड एरर करेक्शन में जो हम एरर करेक्शन कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो भी उसको सही से करेक्ट नहीं कर पाता। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे भले ही
एक्सपेंसिव है डाटा को रिट्रांसमिशन करना, लेकिन मजबूरी में वहाँ पे बैकवर्ड एरर करेक्शन यानी कि रिट्रांसमिशन की टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि एरर करेक्शन टेक्निक्स में ये 1 सेकेंड, ये 4 टेक्निक यूज़ की जा रही हैं: हैमिंग कोड, बाइनरी कन्वेंशनल कोड, रीड्स स्लोमन कोड और लो डेंसिटी पैरिटी चेक कोड। लेकिन हमारे सिलेबस में चूँकि केवल और केवल हैमिंग कोड है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि किस तरीके से हम हैमिंग कोड को यूज़ करते हैं, हैमिंग कोड के कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, कैसे हैमिंग कोड के थ्रू हम लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से हम एरर को रिज़ॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।